जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं संख्या। ठीक है। जनरली हम संख्या का उपयोग कई के लिए करते हैं, गिनने के लिए, नापने के लिए। ठीक है, इस टाइप से ये गणित की एक इकाई है। आप नोट कर लें यदि किसी को डेफिनेशन लिखना हो तो, कि वह गणितीय इकाई जिसका उपयोग हम कई के लिए करते हैं, नापने के लिए, गिनने के लिए या किसी चीज़ का नामांकन करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? संख्या। और कुल संख्याएं कितनी हैं? 10। 10 कैसे? जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गणित में कितनी संख्याएं कुल होती हैं? 10। यह हमारा बेसिक नॉलेज है, इसे आप लिख लें अपनी नोटबुक में। आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से नोट्स करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ, अब मेरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे गणित में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप इन चीज़ों को जैसे ही देखेंगे और किसी दूसरे बच्चे से जो कि अच्छी कोचिंग में, हाईली कोचिंग में जाते हैं, ठीक है, उनसे भी आप कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका बेसिक नॉलेज कहीं ना कहीं ठीक है। इसे हम टाइम ज़रूर लगेगा इसमें, पर आप कुछ समय बाद खुद ही महसूस करने लगेंगे कि यार हमें चीज़ें आने लगी है और हम खुद ही अपने आप से करने लगे हैं क्वेश्चन। किसी की ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रिक काई के लिए होती है? जनरली जब आपको आता हो उस टाइम के लिए। तो अभी पहले हमें बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके चलना है, ठीक है, उसके बाद में हमें ये चीज़ें देखना। आप नोट कर लें। अब हम बात करते हैं इसको जमाने का तरीका। उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? प्रणाली या पद्धति। संख्या को किस प्रकार से हमें जमाना है। जैसे 10,000 लिख दिया हमने, 12,000 लिख दिया, 12,200 लिख दिया, पर उसे किस टाइप से जमाना है, इसके लिए 2 प्रणाली होती है। ठीक है, गणित में 2 प्रणाली दी गई है, एक दार्शनिक और अंतर्राष्ट्रीय। दार्शनिक प्रणाली भी वही होती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, पर किधर से गिनना रहता है उसमें? हमें दाहिने साइड से। एक दार्शनिक प्रणाली आप लिख लें। दोस्तों, यदि क्लास पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहे। और एक होती है अंतर्राष्ट्रीय। दोनों में सेम हम कहाँ से गिनते हैं? दाएं ओर से, दाएं से बाएं की ओर। आपने देखा होगा जनरली कि किसी भी नंबर को, जैसे मैंने ये संख्या लिखी है, अब इसे हम इस इधर से नहीं गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। किधर से गिनते हैं? दाहिने साइड से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, इस टाइप से लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, इस टाइप से हम गिनते हैं। तो दाएं से बाएं की ओर दोनों प्रणालियों में हम संख्याओं के क्रम को गिनते हैं या जमाते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप नोट कर लें। दोनों प्रणालियों में कॉमन चीज़ क्या है? दाएं से बाएं की ओर गिनते हैं। ये हमारे बेसिक नॉलेज के लिए है। ये चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव में आज तक कोई सी भी एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से नहीं आया होगा, पर ये बेसिक चीज़ें हमें पता है तो हमें अंदर ही एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, इस टॉपिक से हमें आती है ये चीज़ें, कहीं से भी पूछ ले। हमें पता है कि संख्या की कितनी पद्धति होती है, प्रणाली होती है, तो उस टाइप से हम बता सकते हैं। आपने नोट कर लिया हो तो रब कर दूँ। अब हम बात करते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, ठीक है, तो आप लिख लें पहले प्राकृत संख्याएं। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं दोस्तों। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ये आप लिख लें। और आगे की टाइप के हम पढ़ेंगे कितने टाइप की होती है। पहले आप ये 3 देख लें। सम संख्या होती है, विषम होती है, भाज्य होती है। ठीक है, पर बोर्ड हमारा इतना बड़ा नहीं है कि पूरे आ जाए, इसलिए आप इतना ही नोट कर लें अभी। विषम संख्या,
ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लें। यह हम देखेंगे अभी कि प्राकृत संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जिन्हें हम गिनने में यूज़ करते हैं। तो गिनने में हम जीरो थोड़ी यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, एक से लगाकर इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। आप लिख लें इन्हें अभी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्या देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की या प्राकृत संख्याओं की। आप यदि लिखना चाहें तो लिख लें थ्योरी में कि वे संख्याएं जिनका उपयोग हम काई में करते हैं, गिनने के लिए या गणना करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। तो ये कहाँ से लगाकर कहाँ तक होती है, एक से लगाकर अनंत तक। अब अनंत का चिन्ह आप देख लें इस टाइप से। यही किसकी बात हो गई, प्राकृत संख्याओं की। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं नोट कर लिया दोस्तों। पूर्ण संख्याएं, अब पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पहले हमारी क्या थी, प्राकृत संख्याएं। अभी यदि इसमें हम जीरो को मिलाकर गिने, ठीक है, जीरो को मिलाकर गिने तो क्या हो जाएगी हमारी पूर्ण संख्या है, इस टाइप से अनंत तक। ये क्या हो गई हमारी पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। ये आप इतना लिख लें, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन यदि आता है एग्ज़ाम में तो यही आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, कौन सी संख्या प्राकृत संख्या नहीं है या प्राकृत संख्या है, और कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपको जनरली यही देखना है कि पूर्ण संख्याओं में कौन सी कहाँ से लगाकर कहाँ तक की संख्या है। तो आपको पूर्ण में ये जीरो भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये पूर्ण में जीरो से लगाकर अनंत तक की संख्याएँ आती हैं। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी होगी, माइनस इनफाइनाइट से लगाकर कहाँ तक की संख्याएं आती है इसमें। यहाँ पर जीरो क्या है, उदासीन संख्या रहती है दोस्तों, ठीक है। माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। अब इसमें तीन टाइप की होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, जिसमें ऋणात्मक चिन्ह रहता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएँ। और ये जीरो क्या है दोस्तों, उदासीन संख्या है। जीरो को हम पूर्ण संख्या भी बोलते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखें आप। और ये क्या होती है, मतलब प्लस वन से लगाकर प्लस अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या है दोस्तों। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप ध्यान रखें, क्योंकि इजी तो है पर ध्यान नहीं रहते हैं। इसे आप देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर है तो आपको याद रहेगा कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृत क्या होती है। ये एसएससी में क्वेश्चन जनरली बन सकते हैं, पटवारी में बन सकते हैं, एमपी पुलिस में बन सकते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन भी आ गया, यदि किसी पूर्णांक संख्या को इससे भाग दिया जाए तो ये आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन भी आगे करेंगे हम। तो आप माइनस इनफाइनाइट से लगाकर, ठीक है, जीरो के आगे वाली संख्या है, ठीक है। अब जीरो के आगे कौन सी संख्या आएगी, -1, ठीक है।
यहाँ पे कौन सी आएगी, -1। तो माइनस इनफाइनाइट से लगाकर -1 तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और 0 क्या है, उदासीन संख्या है। और 1 + 1 से लगा के प्लस अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या। दोस्तों धीरे धीरे आपको क्लासेस में PDF भी प्रोवाइड होगी, पर अभी थोड़ा सिस्टम जमाने में टाइम लग रहा है। जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं। आप लिख ले हैं। अब बात करते हैं हम सम संख्याओं की। अब बात करते हैं हम सम संख्या। तो सम संख्या की आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें या समझ लें कि वे संख्याएं जो कि 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित को क्या बोलते हैं, भाग हो। ठीक है, कि 2 से भाग देने पर वो संख्या क्या है, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। इसे हम देखेंगे आगे क्लासेस में विभाजित कैसे करते हैं, भाज्य, भाजक, ठीक है, भागफल, शेषफल। पहले आप ये चीज़ें ध्यान दें। सम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए या भाग देने पर कुछ शेषफल नहीं बचता है, विभाजित हो जाए, उसे क्या बोलेंगे हम, सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, इस टाइप से। अब देखिए 2 से पूर्णतः सभी संख्याएं हैं। यदि यहाँ मैं लिख दूँ 17, तो 2 से भाग देने पर ये चीज़ें बच रही क्या, 2 × 8 = 16, एक शेषफल बच गया। तो ये क्या है, 2 मिनट दोस्तों। ठीक है, यदि शेषफल बच जाता है तो ये भाज्य संख्या नहीं होगी, तो कौन सी संख्या होगी, यदि 2 से भाग नहीं जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, विषम संख्या। और सम संख्या कब बोलेंगे, जब 2 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो ये आप नोट कर लें एग्जाम्पल के थ्रू। सीधी सी बात है कि 2 के पहाड़े में जो भी संख्या या 2 से जो भी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, सम होगी। अब हम बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्या ठीक विपरीत होती है। वे संख्याएं जो 2 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित न हो या नहीं हो पाती हैं। ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। यहाँ क्या आ गया, नहीं शब्द। अब जैसे 1 भी नहीं होती है। ठीक है, तो 1 भी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ विषम संख्या लिख लें आप। किसकी बात कर रहे हैं हम, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, इस टाइप से 2 से पूर्णतः विभाजित जो भी संख्या नहीं होगी। जैसे मैंने लिख दिया 231। तो सबसे पहली बात तो उसका इकाई अंक हम पढ़ेंगे आगे, तो और आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे कि 2 के विभक्त होने के नियम, 3 के विभक्त होने के नियम। पहले आप संख्याएं नोट कर लें, फिर आपको डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत इजी वे में पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, अब लिख दिया 2 × 2। ठीक है, यहाँ पे भी 1 बच गया। ठीक है, तो ये क्या है, विषम संख्या है। 231 भी क्या है, विषम संख्या है। ये आप लिख लें। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं। अब बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। बात करते हैं हम भाज्य संख्याओं की।
भाज्य संख्याएं। तो सीधी यहाँ पर हम ये बात देख सकते हैं कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं बनते हैं। अब गुणनखंड क्या होते हैं ये भी हम बताएंगे आपको। पहले आप डेफिनेशन इसकी लिख लें कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। तो आप लिख लें, मैं बोल देता हूँ। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं बनते हैं। वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या। और जिनके गुणनखंड 2 से अधिक बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे मैंने एक अंक लिखा 1, ठीक है, तो ये भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं। तो हम बात करते हैं 3, 2, इसमें 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप 2 से इसे विभाजित करते हैं यदि, तो 1 से भाग जाएगा इसको, ठीक है, और 1 किससे जाएगा? 2 से। हम एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, ये पढ़ेंगे आगे, तब आपको गुणनखंड विधि पूरी पढ़ाई जाएगी। आप यहाँ बात करें तो 3 में भी आप वही देख लिए, 3 से 3 में ही भाग जाएगा और 1 से जाएगा। 1 तो कंपलसरी हर संख्या में रहता ही है दोस्तों। 1 हर किसी संख्या के नीचे या हर में रहता ही है। अंश और हर की बात करेंगे आगे क्लासेस में। तो यहाँ से हम देखें तो 2, 3, ठीक है, 5, 7, 9 भी आ जाता है, ठीक है, 11, 13, इस टाइप से आप लिख लें आगे, जिनके भी 2 गुणनखंड बनते हो। मतलब एक तो संख्या 1 से विभाजित तो हो ही रही है और खुद से विभाजित हो जाए, उसे ही क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। मतलब उसी संख्या का उसमें ही भाग चले जाए, उसको ही क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। किसी अन्य संख्या से उसमें भाग नहीं जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है, आप नोट कर लें। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए और जो मैं बोलता हूँ वो आप नोटबुक में लिख लें कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। या फिर एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं आप कि वे संख्याएं जो खुद के सिवाय किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है, पर एक तो हर संख्या को विभाजित करता है, ठीक है दोस्तों। तो गुणनखंड 2 होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। और किससे विभाजित होना चाहिए? ओनली खुद से, उसे ही हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक विपरीत, जैसे हमने सम विषम पढ़ा कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं, या वे संख्याएं जो खुद से और अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। आप नोट कर लें कि वे संख्याएं जो कि अपने अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। या फिर दूसरी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब जैसे हम देख लें, ठीक है, कि 4, 6, 8, 10 इस टाइप से आगे देखेंगे। जैसे 4 देखते हैं तो 1 से तो हो ही रहा है, एक गुणनखंड ये हो गया। अब किससे हो सकता है? 2 से हो गया 2 बार, 1 2 हो गया, 1 4 से हो जाएगा खुद से, ये 3 हो गया। तो ये कौन सी संख्या हो गई हमारी? अभाज्य संख्या। आप नोट कर ले दोस्तों, जो मैंने डेफिनेशन पहले आपको बोली वो नोट करें और फिर ये संख्याएं लिख लें आप कि वो संख्याएं जो अपने अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। यहाँ तक समझ में आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, जिससे आपको आगे की भी बेसिक चीज़ें पता चलती रहें और आप अपना मैथ्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं।
दोस्तों मेरा मोटिव यही है कि हर बच्चे को मैथ्स से डरना नहीं चाहिए, उसे फेस करके ठीक है अपने आप को एक्सपर्ट बनाना चाहिए। हालांकि एक्सपर्ट कोई नहीं होता इन चीज़ों में, पर कोशिश करते हुए सीखना ज़रूरी है। आप लिख लें ये चीज़ें। यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। अब बात करते हैं हम इकाई अंक की। इकाई अंक हमें पता है किधर से चालू होगा, इकाई अंक दाहिने तरफ से। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे ये कोई संख्या है, तो इस निम्न संख्या में या इस संख्या में इकाई अंक बताएं। घात वाले भी पढ़ेंगे दोस्तों, पहले आप बेसिक देख लें। इकाई अंक सबको पता है, ठीक है, ये तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि प्रणाली में किधर से गिनना रहता है, हमें इधर से दाहिने तरफ से, जो कि हम आगे देख चुके हैं। तो इसका इकाई अंक तो सीधे हम बता सकते हैं, क्या है 2। पर यदि मैं इस पूरे की घात कर दूं तो अब इसका इकाई अंक चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं कि इसका डबल हो जाएगा। तो हमें इकाई अंक निकालने के लिए पूरी संख्या का गुणा नहीं करना है, किसका करना है, जो इकाई का अंक है इसको 2 बार लिख लो आप इस टाइप से, ठीक है। तो कितना हो गया 4, तो हमारा इकाई अंक कौन सा होगा 4। हमें इकाई अंक यदि घात कितनी भी दी हो, यदि विषम दी है तो उतनी बार लिखना है। जैसे 3 लिख दिया मैंने, तो इसे कितनी बार लिख ले 3 इस टाइप से। कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो गया 8। तो आपको डरना नहीं है, यदि घात भी बढ़ा दे, जैसे अब यदि 25 बार दे दी तो आप 25 बार थोड़ी लिखेंगे इसे, इसका भी हम तरीका देखेंगे। ये तो 2 से 4 से 5 तक हम कर सकते हैं, इसके अलावा थोड़ी इतना कर सकते हैं कि 50 बार 100 बार 101 बार, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए। अब आगे जैसे घात दे दी या फिर ज़्यादा घात दे दी तो हमको क्या करना है वो भी देखेंगे हम। इकाई अंक क्या होगा ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन अपनी नोटबुक में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ बताई जाएगी। अभी थोड़ी सेटअप की कमी है, इस वजह से थोड़ा, और माइक भी मेरा सही नहीं है थोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं घात वाली संख्याओं की, या बड़ी संख्या आ जाए। जैसे अगला टाइप इसमें हम देखते हैं, यदि मैंने लिख दिया 15 की घात 25 इस टाइप से, समझ गए। में इकाई अंक क्या होगा, तो अब 5 को 25 बार लिखना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा हमें, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें तो हमको पता है कि इकाई अंक तो 5 है, पर इसकी घात कितनी है 25, और वो भी क्या है विषम है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये जो भी संख्या रहती है फर्स्ट स्टेप में आप देखें तो सबसे पहले जो भी घात है उसे किससे भाग देंगे हम 4 से, ठीक है। तो पहली स्टेप में आप लिख सकते हैं कि यदि इकाई का अंक निकालना हो और घात बड़ी हो तो सबसे पहले घात को किससे भाग देना रहता है 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5, और शेषफल कितना बच जाएगा 5। अब ये चीज़ें आप देख लें कि 5 की घात कितनी बच गई 5, और 5 की घात 5 इस टाइप से। अब ये टूट गया है, अब इसे हम इसी तरीके से कर सकते हैं। यदि 5 की घात, ठीक है, आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि आप पहाड़े याद कर लें, ठीक है।
इसमें हम 5 से विभक्त के नियम, 6 से, 7 से, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप 5 की घात 3 यदि याद कर लेते हैं, क्यूब, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्यूब। यदि घात 3 हो तो उसका, इस संख्या का ये क्या होता है, क्यूब या घन। इस टाइप से भी तोड़ सकते हैं हम, जिसे नहीं आता है उसके लिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसकी ट्रिक भी आपको बताई जाएगी। पहले आप बेसिक चीज़ें, कंसेप्ट है, जब हम सेकेंड सेशन में आएंगे तो हम इन चीज़ों को ट्रिकली करेंगे। पहले आप बेसिक देखें, किस टाइप से तोड़ते हैं, किस टाइप से जोड़ते हैं। ये घातांक करने में हमें काम देगा, ठीक है, कि गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, और भाग में क्या होती है, घटती हैं। तो ये आप यहाँ से समझ जाएंगे तो आपको वहाँ ईजी लगेगी चीज़ें। तो 5 को क्या लिख सकते हैं हम, ठीक है, 25 पंजे 125, इसको भी वही लिख सकते हैं हम। अब कितने हो गए, 5, 4 हो गए ना, 4 हो गए, 5। ये प्रोसेस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके बेसिक चीज़ें क्लियर हो। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो ट्रिकली देखेंगे, ठीक है। आप यहीं से बता देंगे, यहाँ सर ये वाली है, ठीक है। ये कितना हो गया, 25, ये भी कितना हो गया, 25, वापस 5 5 आ गया, कितना हो गया, 25, 5। अब इतनी पिक्चर करने के बाद में हमें क्या पता चला कि 5 का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा, ठीक है। अब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आप नोट बना के लिख ले कि 5 का इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 5 ही होगा। जैसे आप यदि इस टाइप से लिखते हैं कि 1025 की घात 125, तब भी आपका आंसर इकाई अंक क्या हो आएगा, 5 ही आएगा। ये हमें तोड़ना जोड़ना, ये अभी आपको ऐसा ही लग रहा होगा, पर दोस्तों जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे तो आपको बेसिक चीज़ें अपने आप आने लगी। तो एक नोट बना के लिख लें आप कि 5 का इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 5 ही होता है, चाहे उसकी घात कितनी भी हो, ठीक है। तो आप सीधा एक नोट बना के लिख लें इकाई अंक में कि 5 की घात हमेशा कितनी होती है, 5 ही होती है। इसी प्रकार से 1 की घात हमेशा कितनी होती है, 1 ही होती है, चाहे 1 की घात कितनी भी लगा दें आप। पर यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात लिख लेना आप कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान कितना होता है दोस्तों, 1। वो कितनी बड़ी संख्या भी हो। 3 नोट आप लिख लें हैं कि 5 की घात यदि कितनी भी बड़ी हो उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा। और एक कौन सा, 1 की घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा। और किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है दोस्तों, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। तो 3 नोट आप लिख लें अपनी नोटबुक में कि 5 की घात कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 5 ही होगा। इसी प्रकार से 1 की घात कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा दोस्तों। और एक नोट ये लिख लें कि किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख लिया 125 या 240 242, ठीक है, की घात 0, तो अब इसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। इसकी घात 0 है मतलब क्या है, इसका मान क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा। ये ध्यान दें आप दोस्तों, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उस संख्या का मान कितना होगा, 1 ही होगा, और इकाई अंक भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये नोट लिख लें आप। ठीक है, बाकी टाइप के क्वेश्चन हम कल करेंगे इकाई अंक में। यदि लेक्चर यहाँ तक समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, शेयर करें दोस्तों को, ठीक है, और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।